नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले जो भी साथी मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहा है उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो रहेगा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के अंदर हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा था अशोक के बारे में। इससे पीछे का जो टॉपिक रहा है उसमें हमने अशोक के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन में क्या क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से क्या क्या अधिकारी होते थे, किस चीज को क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, सभी व्यवस्थाओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथियों, सबसे पहले देखें, मौर्य प्रशासन में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में प्रांतों की संख्या 5 थी, उन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। देखे, प्रांत व उनकी राजधानी। अब एचएसएससी हरियाणा पुलिस के अंदर या पता नहीं कौन सा एग्जाम था, एचएसएससी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बन चुका है। प्रांत व उनकी राजधानी। उत्तरापथ का जो प्रांत मौर्य प्रशासन में था उसकी राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती, उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत होते हैं मौर्य प्रशासन के अंदर। जिन 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था उन 5 प्रांतों की ये 5 राजधानियां हैं। प्रश्न बन चुका है एग्जाम के अंदर कि उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन में 4 राजधानियां दी गई थी, तो ये 5 प्रांत रहे हैं और उनकी 5 राजधानियां रही हैं। आगे देखें, मौर्य काल में बलि नामक एक धार्मिक कर होता था। मौर्य प्रशासन में एक कर होता था, उसका नाम था बलि। वो बलि कर धार्मिक कर होता था। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में एक हिरण्य नामक कर होता था और एक भाग नामक कर होता था। इस प्रकार कई कर होते थे मौर्य प्रशासन में। उनमें प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है बलि नामक कर के बारे में, जो एक धार्मिक कर होता है। मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को पण या कारसापण कहा जाता था। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को भाषक कहा जाता था। मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में कर उपज का 1/6 भाग होता था। मौर्य काल में जो उपजाऊ जमीन का कर जो लगाया जाता था वो कुल उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अलावा मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 भाग होता है। मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक की रचना करी, इंडिका पुस्तक के अंदर मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 भाग होता था। कुल उपज का 1/4 भाग कर होता था। सिंचाई कर 1/5 से 1/3 तक होता था। ये उनके कर की बात हो जाती है। मौर्य काल में बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। ये कर लगाया गया था व्यापार के ऊपर, दुकानों के ऊपर। मौर्य काल में बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। भूमि का अधिकारी यज्ञ कहलाता था। सरकारी भूमि, सीता भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। देखे साथियों, मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी, जिस भूमि के ऊपर सरकार का अधिकार होता था, उस भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जी हाँ, उस भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और उस सीता भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उस आय को सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है चाणक्य ने या कौटिल्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश अस्तित्व के अंदर रहता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और लगभग 185 ईस्वी तक ये वंश अस्तित्व में रहता है। लगभग 137 वर्षों तक यह वंश अस्तित्व में रहता है। बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की।
बृहदर्थ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग नामक व्यक्ति के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ की हत्या करके अपने नाम से एक शुंग वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश का अस्तित्व खत्म हो जाता है। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा है सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जिनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व के अंदर हो जाती है। सम्राट अशोक जो एक काफी महान शासक हुए हैं, एक महान सम्राट हुए हैं, उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पतन की ओर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। क्या कारण था? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश पतन की ओर जा रहा था। तो साथियों, ऐसी बात हुई मौर्य वंश में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश में जो शासक होते हैं, एक तो वो दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु के बाद लगभग 47 वर्षों तक यह वंश अस्तित्व में रहता है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इतिहासकारों ने जो सबसे बड़ा कारण माना है मौर्य वंश के पतन का, वो ये माना है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का जो सारा धन दौलत था वो धार्मिक कार्यों में लगा दिया। सबको पता है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार सम्राट अशोक के काल में होता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया, अनेक मठों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया, सराय का निर्माण करवाया और अपने दूत उन्होंने भारत से बाहर अन्य देशों के अंदर भेजे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक धन खर्च किया अशोक ने, सबसे ज्यादा जोर लगाया सम्राट अशोक ने। अनेक शिलालेखों को स्थापित करवाया, अनेक स्तंभ लेखों को स्थापित करवाया, अनेक गुफा लेखों को स्थापित करवाया सम्राट अशोक ने। इन सभी कार्यों को, उनकी इन धार्मिक नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य का जो राजशाही खजाना था वो लगभग खाली हो चुका था। सम्राट अशोक के बाद उनका उत्तराधिकारी बनता है कुणाल। कुणाल जब शासक बनता है तो मौर्य साम्राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका था। अब खजाना खाली है तो अगला राजा क्या करेगा? एक सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो ये है, सम्राट अशोक की धार्मिक नीतियों के कारण मौर्य वंश पतन की ओर जा रहा था। तो ये कुछ कारण रहे हैं सम्राट अशोक से संबंधित जिनको उत्तरदायी माना जाता है मौर्य वंश के पतन के लिए। साथियों, इसके अलावा मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को अमात्य तीर्थ कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी होते थे, जो उच्चतर अधिकारी होते थे, उनको अमात्य या तीर्थ कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में लगभग 18 विभाग थे, लगभग 18 विभाग थे और उन विभागों के 18 अमात्य थे, तीर्थ थे। उन सभी विभागों के अंदर जो प्रमुख अध्यक्ष होते थे, जो प्रमुख अमात्य होते थे, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं और कौन सा अधिकारी किस नाम से जाना जाता था, कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रमुख होता था। ये देखिए कुछ चुने हुए शब्द हैं। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रमुख, व्यवहारिक प्रधान न्यायाधीश, कर्मांती कारखानों का अध्यक्ष, कुपाध्यक्ष वन संपत्ति का अध्यक्ष, रक्षाध्यक्ष रथों का अध्यक्ष, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष धातु का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष शराब का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बुचड़ खाने का अध्यक्ष। लगभग मौर्य प्रशासन में 18 प्रमुख विभाग थे जिनके अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था या तीर्थ कहा जाता था। उन 18 विभागों में लगभग जो प्रमुख रूप से अधिकारी होते हैं उनके नाम ये हैं। कौन सा अधिकारी किस विभाग का प्रमुख होता था, किस विभाग का अध्यक्ष होता था। तो साथियों, ये बात हो गई मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है। मौर्य प्रशासन में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत व उनकी राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैन, कलिंग की राजधानी तोसली, प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में बलि नामक एक धार्मिक कर होता था। मौर्य काल में सोने के सिक्कों को सुवर्ण, चांदी के सिक्कों को पण या कारसापण कहा जाता था। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को भाषक कहा जाता था। मुद्राओं को जारी करने वाला अधिकारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में कर उपज का 1/6 भाग होता था। मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 भाग होता था। सिंचाई कर 1/5 से 1/3 तक होता था। मौर्य काल में बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। भूमि का अधिकारी यज्ञ कहलाता था। सरकारी भूमि सीता भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था।
मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। 322 में इसकी स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 185 में यह वंश समाप्त हो जाता है। बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शीर्ष अधिकारियों को अमात्य या तीर्थ कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में 18 विभाग या अमात्य थे। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। व्यवहारिक प्रधान न्यायाधीश होता था। कर्मांती कारखानों का अध्यक्ष होता था। कुपाध्यक्ष वन संपत्ति का अध्यक्ष होता था। रक्षाध्यक्ष रथों का अध्यक्ष होता था। अग्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु का अध्यक्ष होता था। पणाध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सूराध्यक्ष शराब का अध्यक्ष होता था और सूनाध्यक्ष बूचड़ खानों का अध्यक्ष होता था। साथियों, ये बात हो गई मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की। इसी के साथ मौर्य वंश हमारा समाप्त हो जाता है। इस वंश के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो साथी मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।